नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान साबरीन कौसर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फ़ुर्सत के। तो नाज़रीन, हम ख़वातीन अपने आप को वक्त ही नहीं दे पाती है, अपने लिए फ़ुर्सत के लम्हे निकाल ही नहीं पाती हैं। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है कुछ लम्हे फ़ुर्सत के, इसमें हम चाहते हैं कि आप ख़वातीन अपने ख्वाबों को भी तरजीह दें। हिंदुस्तान में कमोबेश 95 लाख से ज़ायद टीचिंग प्रोफेशन में ख़वातीन हमें मिलती हैं और इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको इसके बारे में गाइड कर सकें। आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया होगा कि आपका अपना स्कूल हो, उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ख़वातीन को जो आपको बताएंगी कि आप स्कूल को किस तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर परविंदर जी से, जो कि एक अरसे से इस फील्ड में हैं और स्कूल को रन कर रही हैं। नाज़रीन, मुलाकात करते हैं डॉक्टर परविंदर जी से, जो कि एक अरसे से इस फील्ड में हैं और स्कूल रन कर रही हैं। डॉक्टर परविंदर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार आदाब, मैं डॉक्टर परविंदर, जो कि एक छोटा सा प्ले स्कूल रन करती हूँ। जी, तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है खुसूसी ख़वातीन के ऊपर है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ख़वातीन ये प्रोफेशन क्यों चूज़ करती हैं? देखिए, इस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए हम ख़वातीन के पास एक बहुत बड़ा एक सबब होता है। हर औरत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती है उसका खुद का थोड़ा सा पैसा, और ये उसके खुद पर पैरों पे खड़े होने के लिए ये एक बहुत अच्छी मंजिल है जिस पे चलकर हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हम औरतों के पास ये होता है कि हमारे अंदर जो हमारी एक मातृत्व की जो फीलिंग है वो हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हर औरत एक माँ होती है जी, और एक बहन भी होती है, और ये सारे जो हमारी फीलिंग्स हैं हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। और अगर आपके अंदर बच्चों को प्यार करने की फीलिंग है तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे पूरे उतर सकते हो। बहुत अच्छा बताया परमिंदर जी आपने। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट से एफिलिएशन जो होता है स्कूल का, वो कितना मैटर करता है और क्या है उसके अंदर? इस फील्ड में आने के लिए आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस प्रोफेशन में आने के लिए सबसे बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि आपको किसी भी तरह की मुश्किल कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ता। फॉर्मल स्कूल्स की तरह आपको किसी एफिलिएशन के या गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर से या अपने एक रेंटेड प्लेस से भी इस फील्ड में आ सकती हैं। बहुत अच्छा बताया मैम आपने कि इसमें किसी भी एफिलिएशन की ज़रूरत, कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप इस फील्ड में आ सकती हैं? इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी ऊंची क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो आपके पास एक बुलंद हौसला होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। आपके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज़ परिवार के सपोर्ट के बिना आप इस फील्ड में अकेले उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है औरतों के लिए। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। आप 10th पास भी हो सकते हो, 12th पास भी हो सकते हो, ग्रेजुएट भी हो सकते हो, लेकिन आपका जो स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ, उसके पास छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो योग्यता होती है एनटीटी ट्रेन, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो परमिंदर जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बजट प्लान हम अपने दिमाग में लेकर चलें कि अगर हमें एक स्कूल ओपन करना है तो? किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें एक बेसिक जो पूंजी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एक बहुत ही लिमिटेड बजट से भी शुरुआत कर सकते हो। तो इस फील्ड में आने के लिए अगर आपको ये प्लान करना है सबसे पहले कि आप कितने बच्चों के साथ स्कूल शुरू करने का सोच रहे हैं। आप कम से कम अगर 30-35 बच्चों के साथ स्कूल शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए आप लोन भी ले सकते हो।
आप अपने गोल्ड लोन पे भी जा सकते हो। मतलब 1 लाख रुपए जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट के साथ आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा परमिंदर जी, आपने बताया है कि हम बहुत कम बजट में नाजरीन अपना स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ तैयारियाँ इसमें लगती हैं कि हम एक स्कूल स्टार्ट कर सकें? जी बिल्कुल, इस फील्ड में आने के लिए हमें कुछ बेसिक जो प्रिपरेशंस तो करनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप स्कूल कहाँ खोल रहे हैं, कि वो एरिया कैसा है, और उस स्कूल को खोलने के लिए आपके पास जगह अपनी है या आप कहीं किराए पर लेते हैं। ये डिसाइड होने के बाद आपको चाहिए होंगी कुछ ज़रूरी चीज़ें बच्चों के लिए, जैसे कुछ बेसिक फर्नीचर, बच्चों के टेबल, बेंच, खिलौने और वो सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम बच्चों को शिक्षा देंगे, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करेंगे। और इसके साथ आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छी टीम, और आपको टीम के लिए आप शुरुआत में 30-35 बच्चों के साथ आप 2 मेड और 3 टीचर्स के साथ आप अपना ये स्कूल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बजट्स की मैं आपको बात बता रही हूँ कि सिर्फ 1 लाख के साथ आप 30-35 बच्चों को साथ में लेके एक स्कूल की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक 2 कमरे चाहिए होंगे, जिसमें एक में आप क्लासरूम बनाइए और प्ले एरिया बनाइए, थोड़े से बेसिक खिलौने, और इनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा परमिंदर जी, आपने बताया कि इन सारी तैयारियों के साथ हम अपना स्कूल शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआत की तो क्या कुछ आपने स्ट्रगल किया या फिर क्या कुछ आपने मुश्किलात आपको पेश आई जिनसे आपको फिर आप उभर के फिर अब आज यहाँ पर हैं? जी, कई बार हर एक मुश्किल के पीछे एक नई राह मिल जाती है हमें, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पिछले 15 साल से एक स्कूल में टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और ऑर्डर लेते लेते इतना थक गई कि अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे टेबल के उस तरफ जाकर कुछ करना है। और वहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ अपना करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी और कुछ अपने सपनों को पूरा करूँगी। वहाँ पर मैंने अपने परिवार में बात की कि मैं इस तरह से एक प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बिटिया ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी पूरा परिवार साथ था, और हम लोगों ने इसके लिए प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले जो मुश्किलात थी वो थी फ़ंड्स की, तो इसके लिए हमने फ़ंड्स इकट्ठा किए, कुछ लोन्स लिया और कुछ बैंक बैलेंस अपना यूज़ किया। फिर हमने इसके लिए जगह देखी, और जगह हमने एक ऐसी जगह हमने चुनी इसके लिए जहाँ पर कि आसपास का एरिया बच्चों के लिए सुरक्षित हो, साफ़ सुथरा हो और उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जहाँ पर बच्चे हमारे सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। परमिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई खातून इसको स्टार्ट करती है, हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई देख रहा है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो मिनिमम कितना वो एक्सपेक्ट करे कि उसको स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है? जब भी हम कोई अपना काम शुरू करते हैं तो ये इस बात की गारंटी तो नहीं होती है कि आपको एकदम से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उम्मीद हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। आप अगर मेहनत से काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। बाकी प्रॉफिट का जो मापदंड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से शुरुआत की है। अगर आपने कम बच्चों से शुरुआत की है तो शुरू में आपको मुनाफा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते हो, अपने काम को आगे बढ़ाते हो, तो साल महीने में आपको अच्छा मुनाफा आने लगता है। तो मैम, अभी आपने बताया है कि क्या कुछ प्रॉफिट आपको मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप एक स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या कुछ फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें प्ले स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए और अपने प्ले स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए आप बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी अपने प्ले स्कूल में कर सकते हैं। आप उस बिल्डिंग का बहुत अच्छे से फ़ायदा और ले सकते हैं। आप इसमें डे केयर की सुविधा दे सकते हैं, जिसमें कि बच्चे स्कूल से आने के बाद रुकते हैं। आप बच्चों की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को डांस क्लास दे सकते हैं, मार्शल आर्ट की क्लासेस दे सकते हैं। बहुत सारी हॉबी क्लासेस हैं जो आप लेडीज़ के लिए भी अपने स्कूल में रख सकते हैं। जो बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, उनकी जो माएँ हैं, उनके लिए भी आप छोटे छोटे कोर्सेज़ जो है वो स्टार्ट करके अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं और अपने स्कूल को बहुत अच्छा मुकाम भी दे सकते हैं। परमिंदर जी, ये तो आपने बात करी फैसिलिटीज़ की कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ हमें अपने स्कूल में प्रोवाइड करनी चाहिए, और नाजरीन मैं कहूँगी कि ये फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए ताकि आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी जाते जाते कि आप हमारी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदा की जिसने आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया कि मैं आपको कोई पैगाम देने की लायक बन सकी हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेहनत और हौसला बहुत ज़रूरी है, और आप सभी अपने पैरों पर खड़े हों
ये आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं, आपका जो मुकद्दर है वो सुरक्षित नहीं है। एक सरमाएदार ज़रूरी होता है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर जो आप उड़ान भरते हो उसकी कोई मिसाल नहीं होती। इसी के लिए मैं 4 लाइनों में अपने पैगाम को बोलना चाहूँगी। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती, हो हौसला बुलंद तो कमी आसमानों की नहीं होती। मिल जाए जो पंख खुदा की रज़ा के, बामंजिल फिर कोई उड़ान नहीं होती। जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा परविंदर जी। और इसी पर मुझे वो शायर का ख़्याल याद आ गया कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर जी आपके इस कीमती वक्त के लिए कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जिसने यहाँ पर आकर हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने इस काम के बारे में बताने का, और बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इसका, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और नज़र डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ख्वाबों के चमन में सैर हमारा मुकद्दर है, हमें तो जुगनू है बनना रोशनी के लिए। दिल तो चाहता है कि उड़ चलूं वहाँ, जहाँ महताब भी जुस्तजू करता है। 13 सालों से दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल के ओहदे को संभाल रही रेखा देवी इससे हटकर भी कई फराइज को सरअंजाम दे रही हैं। स्कूलों और समाज की लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाती रेखा को बहुत खुशी मिलती है। रेखा को बचपन से ही हिंदुस्तानी फौज में अपने खिदमात देने का बहुत शौक था, लेकिन उनका सिलेक्शन फौज में नहीं हो पाया, जिसका मलाल उन्हें आज भी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि दिल्ली पुलिस में अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रही है। हमेशा खवातीन को कमतर आंकने वाले लोगों के लिए रेखा ने एक मिसाल पेश की है और माशरे की खवातीन में एक बेदारी का काम किया है। 40,000 से ज्यादा बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी रेखा को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिली जब उनसे ट्रेनिंग ले चुके बच्चों ने कामयाबी हासिल कर मुल्क के कई महकमों में अपने फराइज को अंजाम दिया। रेखा देवी का ख्वाब है कि लड़कियां मजबूत बने, ताकतवर बने और हर परेशानी से लड़ने की ताकत व फन हासिल हो। मेहनत कश इंसान का बस इतना फसाना है, आंखों में आसमान है, कदमों में जमाना है। मेरा मौज हिंदुस्तान, मेरा मौज हिंदुस्तान। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है एक कुकिंग सेगमेंट। दोस्तों, मैं हूँ आलिया मरियम, यूट्यूबर, फूड ब्लॉगर एंड रेसिपी डेवलपर। बहुत ही यूनिक सा प्लेटर, जिसे हम पर्दा प्लेटर भी कहते हैं और टर्किश प्लेटर के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन है पुलाव का, कबाब का और नान का। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। टर्किश प्लेटर, जिसे हम पर्दा प्लेटर भी कहते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, 750 ग्राम के राउंड, और 2 ब्रेड ले ली है, फ्राइड अनियन ले लिया है और कुछ स्पाइसेस लिए। स्पाइसेस में मैंने यूज़ किए हैं रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। चीज़ों को ग्राइंडर में मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है, सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, और इसे अभी मैं अलग रखूँगी ग्राइंड करके, और इसकी बनाऊँगी मैं कबाब।
कबाब बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्यूअर है, वुडन स्क्यूअर है मेरे पास, इसे मैंने सोक करने के लिए रख दिया है, सो दैट जब कबाब फ्राई हो तो ये जले नहीं। और एक पैन में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पुलाव। पैन में ऐड कर रही हूँ घी और कुछ होल स्पाइसेस ऐड किए मैंने इसमें। ये पुलाव नॉर्मल आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पुलाव बनाना है। मैंने ऐड किया थोड़ा सॉल्ट। जब तक ये कुक होगा इतनी देर में मैं कबाब बना लूँगी। तो आइए कबाब बनाते हैं। ये वो स्क्वायर है जिसे मैंने सोक करके रखा हुआ था, तो अभी मैं इसके कबाब बनाऊंगी इस स्क्वायर की हेल्प से। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे कबाब बना लिए हैं और हमें ये कबाब बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, वरना ये टूट जाएगा। पुलाव भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो अब बारी है कबाब को फ्राई करने की। तो अब हमें करना है कबाब को फ्राई। तो एक पैन में मैंने ले लिए है ऑयल, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और अब इसमें करूँगी मैं कबाब को फ्राई। मीडियम से लो हमें फ्लेम रखना है, सो दैट हमारा जो कबाब है वो जले नहीं, बर्न नहीं करे। और इसे हमें धीरे धीरे पलटना है, फ्लिप करते रहना है। कबाब हमारे यहाँ पे बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे स्मोकी फ्लेवर दूंगी, जिसके लिए मैंने चारकोल गरम कर लिया है और इस पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी। इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देना है। और अब बारी है पर्दे की। पर्दा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा हल्के गर्म पानी में मैं इसे नीट करूँगी। इसे अच्छी तरीके से नीट कर लेना है, जैसे नॉर्मल आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही नीट कर लेना है इसे ढक करके मैं अलग रख लूँगी। और एक पैन में मैं फ्राई करूँगी अनियन, थोड़ी सी शिमला मिर्च एंड टमाटो। हल्का सौते करना है इसे। और थोड़ा सा मैं काजू फ्राई कर ले रही हूँ, इसे मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हमारा कबाब रेडी है, गार्निशिंग रेडी है और राइस भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो करते हैं अब प्लेटर बेकिंग की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है इस ट्रे को और इसमें मैं प्लेटर को बेक करूँगी। सबसे पहले राइस की लेयर डालूँगी इसमें मैं। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। फूड कलर को मैंने मिल्क में सोक कर लिया था। और अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी गार्निशिंग और देन मैं ऐड करूँगी कबाब। तो अब हमें इसके ऊपर रख देना है कबाब जो हमने बना के रखे हुए थे। इसे मैंने कबाब की लेयर डाल दी है और इसे गार्निश किया है मैंने काजू से। और जो कोरिएंडर जो चॉप करके मैंने रखा था उसे भी इस पर स्प्रेड कर दूँगी। और अब प्रिपेयर करूँगी पर्दा के लिए जो डो मैंने लगा के रखा हुआ था बिल्कुल को हमें रोलिंग पिन के हेल्प से इसे बेल लेना है, जैसे एक नॉर्मल रोटी आप बेलते हो। बट इसे थोड़ा सा बड़ा और आपने रखना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है, बट इतना रखना है कि बेकिंग ट्रे अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक और एक को बीट करके इसे मैं ब्रश कर रही हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं वाइट तिल और क्लॉन्जी स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसे मैं बेक करूँगी। तो बेकिंग के लिए आप माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे चाहे तो गैस पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रखा है। तो आफ्टर बेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है इसका और कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में। तो इस पर्दा प्लेटर का पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। तो इसे पर्दे को हम धीरे से उठाते हैं और देखते हैं कितना टेम्पटिंग सा और मज़ेदार सा हमारा प्लेटर रेडी है। तो मज़े लीजिए इस प्लेटर का, पुलाव का, कबाब का और साथ में ये पर्दा नान का। एंजॉय कीजिए इस पर्दा प्लेटर को और हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें मेल भेज सकते हैं या फिर हमारे YouTube चैनल पर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ अब हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। फिर होगी मुलाकात अगले शुमारे में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। आदाब। देखिए सोल्स ऑफ माउंटेन्स प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।